भैया शिखा सो रही है? ईशिता ने हैरान होकर पूछा। अभी अभी उठी है। जाओ उसे कुछ खिला दो, भैया ने ईशिता की तरफ देखकर समझाते हुए कहा। मैं अभी आती हूँ, ईशिता ने हल्का मुस्कुराकर कहा और वहां से चली गई। आकाश और मैं वही भैया के पास हॉल में बैठे। भैया, आपने ईशिता और शिखा को गांव के स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया? मैंने थोड़ा हैरान होकर पूछा। अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? भैया ने हैरान होकर पूछा। पहले सवाल मैंने पूछा है तो पहले जवाब आप दीजिए, मैंने समझाते हुए कहा। यह सुनकर भैया हल्का मुस्कुराए। गांव के स्कूल इतने अच्छे नहीं है, भैया ने समझाते हुए कहा। और गांव के स्कूल अच्छे क्यों नहीं है? मैंने हैरान होकर पूछा। अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? भैया ने हैरान होकर कहा। आप इस गांव के नागरिक हैं, आपको पता होना चाहिए स्कूलों की ऐसी हालत का कारण, मैंने शब्दों पर जोर देकर कहा। पर ये तो सरपंच की जिम्मेदारी है ना? आकाश ने समझाते हुए कहा। नहीं, इस गांव में या इस देश में जो भी गलत होता है उसको सुधारने की या उसके खिलाफ आवाज उठाने की पहली जिम्मेदारी हमारी है, मैंने शब्दों पर जोर देकर कहा। भैया और आकाश मेरी बात ध्यान से सुनने लगे। शायद उन्हें मेरी कही हुई बात में सच्चाई नजर आई। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़े ही ना। और सच के लिए या सही के लिए लड़ने में क्या बुराई है? मैंने समझाते हुए कहा। तुम सही कह रहे हो, पर हमें क्या करना चाहिए? आकाश ने समझाते हुए कहा। जिन लोगों के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उन्हें समझाइए और आवाज उठाने के लिए कहिए। कल मैं स्कूल में मामा जी से कुछ सवाल करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी वहां पर शामिल हो, मैंने समझाते हुए कहा। पर तुम्हें लगता है कि वो लोग आएंगे? भैया ने हैरान होकर पूछा। उम्मीद तो है, पर कल देखते हैं क्या होता है, मैंने समझाते हुए कहा। तभी ईशिता वहां आती है। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम जरूर कामयाब होगे, ईशिता ने मुस्कुराकर कहा। थैंक्स, मैंने मुस्कुराकर कहा। शिखा तुमसे मिलना चाहती है, बुला रही है तुम्हें, ईशिता ने समझाते हुए कहा। भैया मैं अभी आता हूँ, मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा। भैया ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। मैं शिखा के कमरे में गया। शिखा बिस्तर पर तकिए के सहारे लगकर बैठी है। मैं उसके पास जाता हूँ और उसके बिस्तर के पास एक स्टूल पर बैठता हूँ। डॉक्टर ने कहा था तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और देखो तुम ठीक हो गई, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम भी दी की तरह ये चाहते हो ना कि मैं जल्दी ठीक होकर घर का काम करना शुरू कर दूं? शिखा ने शब्दों पर जोर देकर कहा। ऐसा किसने कहा? मैंने हैरान होकर पूछा। मैं दी के अरमान अच्छे से जानती हूँ, शिखा ने मुंह बनाते हुए कहा। यह सुनकर मुझे हंसी आ गई। वैसे तुम लोग उसे कुछ कहते क्यों नहीं? मैंने थोड़ा हैरान होकर पूछा। क्या करे, भैया ने सर पर चढ़ा रखा है, शिखा ने शब्दों पर जोर देकर कहा। अच्छा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। एक सवाल का जवाब दोगे? शिखा ने शब्दों पर जोर देकर कहा। हाँ पूछो, मैंने हैरान होकर पूछा। उन लड़कों को सजा मिलेगी ना? शिखा ने शब्दों पर जोर देकर कहा। मैं शिखा की बात सुनकर हैरान था। शिखा, उन्हें सजा मिलेगी, उन्होंने गलती की है, मैंने समझाते हुए कहा। वो लड़के हैं और उनमें से एक सरपंच का बेटा है, शिखा ने समझाते हुए कहा। चाहे कोई किसी का भी बेटा हो, अगर गलती की है तो सजा मिलेगी, मैंने समझाते हुए कहा। पक्का? शिखा ने भावुक होकर पूछा। एक दोस्त का वादा है तुमसे, मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा। यह सुनकर शिखा को खुशी हुई और शायद हिम्मत भी मिली।
अब तुम आराम करो और इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मैंने समझाते हुए कहा। यह कहकर मैं वहां से निकला, पर एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये सजा जो लव और उसके जैसे लोगों को मिलती है, क्या ये काफी है, क्योंकि ऐसे अपराध तो फिर भी होते हैं। मतलब इनको रोकने का ये तरीका सही नहीं। अगले दिन मैं आकाश और ईशिता के साथ स्कूल में पहुंचा। वहां पहले से हमारे लिए तैयारियां की जा चुकी थी। शायद सरपंच के स्वागत के लिए स्कूल में ऐसे ही तैयारियां होती है। हम तीनों प्रिंसिपल के कैबिन में बैठते हैं। कुछ ही देर में मामा जी और नाना जी भी कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचते हैं। वो लोग भी वही बैठते हैं। आप लोगों को जो भी बात करनी है आप यहाँ कर सकते हैं, प्रिंसिपल ने समझाते हुए कहा। मुझे गांव वालों के सामने ही बात करनी है, मैंने समझाते हुए कहा। क्यों गांव वालों के सामने क्यों, मामा जी ने हैरान होकर पूछा। क्योंकि ये उनके हक की बात है, उनके सामने ही होगी, मैंने समझाते हुए कहा। कब तक आएंगे गांव वाले, नाना जी ने हैरान होकर पूछा। आते ही होगे, आकाश ने समझाते हुए कहा। जो अब तक नहीं आए वो आगे क्या आएंगे, मामा जी ने शब्दों पर जोर देकर कहा। सब्र का फल मीठा होता है मामा जी, मैंने शब्दों पर जोर देकर कहा। यह सुनकर वो शांत हो गए, शायद इस बात का तोड़ उनके पास नहीं था। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब गांव वाले नहीं आए तो मेरी उम्मीद टूटने लगी है, और शायद बाकी सब की भी। इतनी देर हो गई, अभी तक तो वो लोग आए नहीं, फिर कब आएंगे, मामा जी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। आते ही होगे, आप लोग थोड़ी देर और बैठ जाइए, आकाश ने समझाते हुए कहा। और कितनी देर इंतजार करे, मामा जी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। जब इतनी देर इंतजार किया है तो थोड़ी देर और कर लीजिए प्लीज, ईशिता ने समझाते हुए कहा। मामा जी अपनी जीत की खुशी मनाने के लिए उतावले थे, इसलिए वो वहां से जल्दी निकलना चाहते थे। पर मुझे अभी भी कहीं ना कहीं भरोसा था कि गांव वाले जरूर आएंगे, इसलिए मैं चुपचाप बैठकर उनका इंतजार कर रहा था। तुम्हें जो बात करनी है करो, वरना मैं जा रहा हूँ, मामा जी ने गुस्से में कहा और खड़े हो गए। मैं शांत रहा क्योंकि मेरे पास इस बार कोई जवाब नहीं था। ईशिता और आकाश ने मामा जी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माने और वहां से जाने लगे। मैं वही बैठा हुआ ये सब देख रहा था। तभी अचानक मामा जी जाते जाते रुक गए। मैंने हैरान होकर उनकी तरफ देखा और बाहर देखा। गांव वालों को आते देख मैं, ईशिता और आकाश खुश हुए, पर मैं ये देखकर हैरान था कि वो सब गांव वाले उत्साहित थे, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ उनके हक की बात होने वाली थी। गांव वाले हमारे पास आए, मैं खड़ा होकर उनके पास गया। उन्होंने हाथ जोड़कर हमारे सामने नमस्कार किया। वो नहीं जानते कि उन्हें वहां देखकर मुझे कितनी खुशी हुई। बेटा आने में थोड़ी देर हो गई, माफ करना, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने समझाते हुए कहा। कोई बात नहीं अंकल, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, मैंने मुस्कुराकर कहा। मैं मामा जी का चेहरा देखकर बता सकता था कि उन्हें कितना बुरा लग रहा था। प्रिंसिपल ने हम सब के लिए बैठने की व्यवस्था कर रखी थी। हम सब एक बरामदे में कुर्सियों पर बैठे। मैं स्कूल के सभी शिक्षकों से कुछ सवाल करना चाहता हूं, मैंने समझाते हुए कहा। यह सुनकर मामा जी हड़बड़ा गए, शायद उन्हें समझ आ गया कि उनकी पोल खुलने वाली है। जो भी करना है जल्दी करो, हमारे पास और भी काम है, नाना जी ने समझाते हुए कहा। चिंता मत कीजिए मामा जी, आपका ज्यादा वक्त नहीं लगा, मैंने मुस्कुराकर कहा।